नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबर देहरादून से है, जहां 10 नवंबर से राज्य के 22,000 उपनल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि उपनल के कर्मचारियों के हड़ताल अब 14 दिन पूरे उसको हो चुके हैं, और जहां हालांकि आशंका जताई जा रही है कि अब उपनल के कर्मचारियों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और उपनल के कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन को मंजूरी भी मिल सकती है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि समान कार्य समान वेतन उपनल के जो कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से है एक, और जहां कर्मचारियों की सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से एक विस्तृत बैठक भी हुई, जिसमें कि समान कार्य समान वेतन के मुद्दे पर सहमति भी बन गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का इस मामले पर कहना है कि लंबे समय से ऑपरेशनल कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में सरकार उनके हित में बड़ा फैसला लेने जा रही है। सैनिक कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उपनल के कर्मचारियों के मुद्दे पर बैठक होनी चाहिए उम्मीद जताई है, और जहां उम्मीद है कि इस बैठक से कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला भी निकलेगा। ये सब उपनल कर्मी हमारे अपने लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, तो वर्षों से ये अपनी सेवाएं सरकार में दे रहे। इनकी कुछ मांगी थी और सर्वोच्च न्यायालय के भी एक आदेश था, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी चिंता कर रहे हैं। लगातार मेरे से उनका भी संवाद हो रहा है और कई दौर की वार्ता इनसे हुई है, और कल बहुत सकारात्मक वार्ता इनसे हुई। तो निश्चित ही जो इनके कुछ बिंदु हैं उन पर हमने बातचीत की है, और निश्चित ही कोई हल निकलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये ठंड में बैठे हुए हैं। एक मानवीय पहलू भी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हड़ताल इनकी समाप्त होगी, और जो बाकी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है उस पर भी सरकार स्टेप बाय स्टेप उस पर भी कार्रवाई करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर हर्षिल क्षेत्र में सीमांत गांवों के लिए संचार की नई क्रांति शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना और जिला प्रशासन के सहयोग से रायगढ़ के हर्षिल में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि वाइब्रेट विजिलेंस योजना के तहत स्थापित इस स्टेशन का उद्घाटन उत्तरी भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल AVSM DG मिश्रा ने किया। वहीं आपको यह बताते चले कि अब उपला टकनौर क्षेत्र में 8 सीमांत गांव सीधे देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। बताते चले कि लोकार्पण के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने यह भी कहा कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना कर रही है। देखिए, हमने सेना ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर हम ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलें, जैसे कि यहाँ के लोगों को मौका मिले, एक तो अपनी जो उनकी स्थिति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए, और साथ में जो यहाँ की संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चर है उसे और देश में फैलाने के लिए, जैसे कि लोगों को पता चले कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे यहाँ तरक्की हो रही है। तो हमने सबसे पहले जोशीमठ में खोला था, जो उसकी बहुत सराहना हुई, और ना केवल जोशीमठ, अभी कुमाऊं सेक्टर में पिथौरागढ़ में खोला है, और हिमाचल में हमने इसको कू में खोला था। तो जब हमने देखा कि इसकी बहुत सराहना की गई है और इसका बहुत फायदा भी है, क्योंकि इससे हम ना केवल पर्यटन या जैसे कि कोई कल्चरल शो या कोई यहाँ की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको बढ़ावा दें, परंतु अगर कोई आपदा भी आती है या कोई ऐसी कोई सूचना है जो देना चाहते हैं वो भी हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू सबको दे सकते हैं और सबको पहले से खबरदार कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था। साथ में ऑफ कोर्स जो संस्कृति है यहाँ की, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो पर्यटन करने की जो इतनी ज्यादा क्षमता है, उसके बारे में भी लोगों को बताना।
कुंभ 2027 को लेकर उत्तराखंड की सरकार अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की भांति ही दिव्य और भव्य बनाने के तरीके से जो है पूरे तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिनका समर्थन अखाड़ा के परिषद अध्यक्ष और महामंत्री ने किया। हालांकि आपको यह भी बताते चलें कि हरिद्वार के कुछ संतों ने इस फैसले पर तमाम सवाल उठाए हैं, जहां महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि 2027 में नासिक में पूर्ण कुंभ होना है और जिसमें सभी परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जबकि हरिद्वार में अर्ध कुंभ में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं रही है। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए और यह कहते हुए यह केवल कुंभ के दौरान स्नान व्यवस्था की देखरेख करता है, ना कि किसी को अपनी बात रखने से रोकने का अधिकार है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आने वाले कुंभ में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नामित सभासदों और पार्षदों के चयन को लेकर पार्टी संगठन ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। बताते चले कि बीजेपी के महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी जो कि लंबे समय से संगठन के प्रति समर्पित हैं और जिनकी छवि जनता के बीच बेहद ही मजबूत और प्रभावशाली है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नामित किया जाएगा ताकि निकायों में कार्यों की गति को तेज किया जा सके और इसके अलावा सभी समितियों में भी योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और जिसमें एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। परिहार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नामों पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही नामित सभासदों और पार्षदों की सूची भी जारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सभी नगर निकाय में एक प्रचंड बहुमत हासिल होने के पश्चात अब जो नगर निकाय हैं, चाहे वो हमारे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इन सभी में नगर निगम में हम लोग पार्षद मनोनीत करना चाह रहे हैं और वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में जो हमारे सभासद जो सरकार के द्वारा नामित होने हैं, उन सब में हम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के लिए हमेशा समर्पण भाव से काम करने के साथ साथ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और जिनका जनता से बहुत अच्छा तालमेल है, उन सभी कार्यकर्ताओं का नियोजन इस नगर निकाय में हम लोग करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे विभिन्न जिला स्तरीय समितियां हैं, चाहे वो समाज कल्याण की समिति हो, चाहे वो शिक्षा की समिति हो, पेयजल की समिति हो, ऐसे सभी समितियों में भी जिसमें एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्यों का नियोजन होना है, उन सभी में भी अपने कार्यकर्ताओं का नियोजन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी जिला स्तरीय 20 सूत्री समिति है और ब्लॉक स्तरीय समिति है, उन समितियों में भी हम बहुत जल्दी अपने कार्यकर्ताओं का नियोजन करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बसूरी से है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस श्रद्धा, समर्पण और भाईचारे के साथ मनाया गया। बताते चले कि सुबह से ही गुरु तेग बहादुर जी की हिंद दी चादर सिमरन पदयात्रा लंढोर से शुरू हुई और जिसमें की बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्कूली बच्चों और नगरवासी शामिल हुए। बताते चले कि यात्रा गुरुद्वारे से होते हुए जैन धर्मशाला पहुंची और फिर वापस गुरुद्वारे के पाठ भोग के साथ संपन्न हुई। तो वही यह भी बता दें कि इस दौरान शहर में गुरु महाराज के जयकारे और कीर्तनों की धुन गूंजी, जहां रास्ते भर पर स्थानीय नागरिकों ने जलपान और स्वागत की व्यवस्था की, जो कि भाईचारे की मिसाल थी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि गुरुद्वारे परिसर में प्रातःकाल से अखंड पाठ का आयोजन भी हुआ, जिसमें कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और बलिदान के विस्तृत जानकारी दी गई। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, 350वां शहीदी दिवस यहाँ पे बड़ी धूमधाम के साथ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन बाजार में होते हुए और बाजार से अब दोबारा गुरुद्वारे में आया है। जगह जगह रास्ते में जो है जलपान का आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ गुरुद्वारे में भी अभी जलपान का अन्य आयोजन है
और आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी मसूरी वासी, शहर वासी, उत्तराखंड वासियों को शहीदी गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहता हूं सभी धर्म के लोगों का जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मसूरी देखिए, यही मसूरी की खासियत है कि ये प्यार का गुलदस्ता है। यहाँ देखिए सनातन धर्म मंदिर के लोग भी हैं और हमारी सनातन धर्म मंदिर कीर्तन मंडली भी यहाँ पे जो है कीर्तन कर रही है। तो यही हमारे मसूरी की मिसाल है कि यहाँ पे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे के धर्म में यहाँ पे भाग लेते हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं सभी लोगों का धन्यवाद और साथ ही साथ आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को एक बार पुनः शहीदी गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ जी ਦੀ कुर्बानी ਨੂੰ याद करते हुए आज का समागम किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। उन्होंने जब काफ़ी हिंदू समाज उनके पास गया, कश्मीर के पंडित लोग गए तो उन्हें कहा कि हमें रक्षा कीजिए, क्योंकि उनका कन्वर्जन हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना वो पूरा योगदान, अपना समर्पण किया। उन्होंने अपने परिवार में जाके बोला कि आज हमारे हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए किसी की कुर्बानी की आवश्यकता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़कर कौन होगा कुर्बानी देने वाला। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर नहीं झुकाया। खबरें लगातार जारी रहेगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पछुआ दून क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ धाबी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग की 11 हेक्टेयर की भूमि पर 111 परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, और जहां प्रशासन और ऊर्जा विभाग की टीम ने भारी सुरक्षा बल के साथ अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके तहत बीते रविवार को 60 भवनों को ध्वस्त किया गया, जहां आपको बता दें कि इस अभियान में एक बड़ा मदरसा भी ध्वस्त किया गया है, और जिसे पहले ही प्रशासन ने हटाने के लिए समय दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी उस मस्जिद से बदलने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही थी, जहां प्रशासन ने इससे भी तोड़ दिया है। कार्रवाई के दौरान कई मुस्लिम लोग एकत्रित हुए और विरोध किया, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। जहां एसडीएम विनोद कुमार ने जानकारी दी है कि सरकार के निर्देशों के तहत अभियान जारी है और सभी सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खबर देहरादून से ही है, जहां फर्जी पहचान के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक के मामले में पुलिस ने जांच को और भी तेज कर दिया है। बताते चले कि एसएसपी देहरादून ने जानकारी दी है कि आरोपी से पूछताछ में बांग्लादेश के कई दस्तावेज मिले हैं, और जिससे कि उसकी पहचान साफ होती है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया है कि आरोपी कुछ साल पहले जिस महिला के साथ रह रहा था उसे बांग्लादेश ले गया था, और वहां महिला का नाम बदलकर निकाह कराया गया, और फिर दोनों देहरादून में लौटकर फर्जी आईडी बनाकर रहने लगे। जहां एसएसपी का कहना है कि मामला अभी भी जांच में है, और जो भी दस्तावेज विभिन्न एजेंसियों से मिल रहे हैं उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। ऋषि जो यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालिमी के तहत भी इतनी सारी कार्रवाई हुई, और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चूंकि पूछताछ में उसके वहाँ के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे, और डिफरेंट एजेंसी से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था, और वहाँ पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था। और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। चूंकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था, जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी, और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश लगा कि उसका धर्म चेंज करके दूसरे नाम से उससे निकाह भी किया गया, और फिर वापस इंडिया में आकर यहाँ पर निवासरत था। चूंकि सारा कुछ बेटर इन्वेस्टिगेशन के तहत अंदर चल रहा है, जो भी दस्तावेज हमें विभिन्न एजेंसी से या अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा है और इस बार कड़ाके की ठंड का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम भी लोगों को इस ठंड से राहत देने के लिए इंतजाम करने में जुट गया है। जहां नगर आयुक्त ने अधिकारियों को रैन बसेरों की व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, तो वहीं नमामि बंसल नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम के द्वारा ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेसहारा होते हैं, उनके लिए भी रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। और हमारे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जिसमें जल्द ही वन निगम से बात करते हुए अलाव की सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएंगी। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर से टांडा भनेड़ा जाने वाले मार्गों पर अतिक्रमण के कारण जाम लगने की समस्या गंभीर रूप से पूरे तरीके से सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि मामला तब और भी बढ़ गया जब गांव में जा रहे कुछ मेहमानों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई। तो वहीं इस विवाद के बाद कई गांवों के ग्रामीण कोतवाली मंगलोर पहुंचे। जहां आपको बता दें कि मौके पर मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन भी पहुंचे और जहां दोबारा से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चेतावनी भी दी गई। तो इसके बाद मंगलोर पुलिस ने भारी फोर्स के साथ पुलिस चौकी से लेकर मलकपुरा और मेन बाजार तक गश्त की। बता दें कि सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इन मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करे। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाँव वालों को सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारे पास 5-6-7 गांव है, जैसा अकबरपुर, नाथोकेडी, मुरदाना, कोसीपुरा, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए रास्ता एक ही मंगलौर का ही है। अगर हमारे गांव के किसान गन्ना लेके आते हैं, जरा सा किसी को गन्ना लग जा तो 50-50 हजार रुपए भी ये लोग तारते हैं, यहाँ से लेते हैं। और हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रास्ते में कोई बीमार हो जा और अगर लेने के लिए आ जा, कोई ठेली वालों का क्या मामला है यहाँ बीच में सड़क पे खड़े करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों खड़ी करवा रहे? अभी हमने 8-7 दिन पहले 8-10 गांव के प्रधानों की और ये हमने थाने में इंस्पेक्टर साहब को भी दी और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी सभी को हमने ये स्पीड पोस्ट कर रखी। एक दिन इंस्पेक्टर साहब ने ये हटवा दिया, उन्होंने करा, अगले दिन उन्होंने फिर लगा ली। वह चेयरमैन साहब के पास गए होंगे, वो कह रहे कि हमारी तो चेयरमैन साहब से बात हो गई, हम नहीं करेंगे। तो हम लोग पीड़ित हैं, ना हमारा किसी से कोई विशेष झगड़ा, ना कोई हमारी इनसे कोई वो है। बाकी रात हमारे गांव में एक ईगरी सहारनपुर से भात देने के लिए आए थे, तो रास्ते में मलकपुरा में यहाँ से उनको अब खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। बताते चले कि अनुमानित लागत लगभग 16 करोड़ रुपए का यह प्रस्ताव अब निविदा की प्रक्रिया के लिए भेजा गया, जहां निविदा के 14 दिन बाद खोली जाएगी और जिसमें की स्वीकृति मिलने के बाद अगले महीने से निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है। जहां आपको यह भी बता दें कि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने इस पर जानकारी दी है कि बरसात के दौरान यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और जहां देहरादून में क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण जल्द ही होगा। आप जैसा आपको मालूम है, एक आपदा के दौरान ये सितंबर 2025 में जो आपदा आई थी उसमें हमारा जो दायां अबैटमेंट था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी एक स्लैब हमारी टिल्ट हो गई थी, उसमें यातायात बंद कर दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी डीपीआर तैयार करवाई। ये एनएचएआई द्वारा इसको फंड किया जाना है, तो हमने अपने एस्टीमेट तैयार करके डीपीआर तैयार करके उसको दे दिया है, एनएचएआई को दे दिया है। और इन एंटीसिपेशन सैंक्शन हम लोगों ने ताकि हमारा समय बचे तो हमने उसकी निविदा फ्लोट कर ली है। जैसी वहां से स्वीकृति होती है, निविदा प्राप्त होती है, तो उसके बाद हम तत्काल कार्य प्रारंभ कर देंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं देने के दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं, लेकिन अब मुख्य शहरों के अस्पतालों की भी हालात
खराब हो रही है। जहां आपको बता दें कि हल्द्वानी के बेस अस्पताल का उदाहरण सामने आया है। बता दें कि जहां पर 4 साल पहले 10 बेड का आईसीयू बनाया गया था, लेकिन जो आज पूरे तरीके से बंद पड़ गया है। जहां आपको बता दें चले कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस पर चिंता जताई है, तो वहीं स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि आईसीयू का संचालन तब तक संभव नहीं है जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते। में जो 9 बेड का आईसीयू बना हुआ है, कोरोना के टाइम पे ये बना हुआ था, जिसमें जो है उस समय अभी वर्तमान में हमारे इस आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। 12 स्टाफ, 6-8 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें बेहोशी डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए। साथ में इसको 24 आवर चलाने के लिए 6 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिससे जो है अभी हमने बार बार जो है शासन को लिखा हुआ है, इतने पद स्वीकृत होने के उपरांत ही आईसीयू चलाना संभव हो। नहीं, अब इसको चलाने के लिए हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता न होने के कारण विशेषज्ञ के डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर और मेडिसिन डॉक्टर और वर्तमान मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ और 24 आवर टेक्नीशियन की आवश्यकता, टेक्निकल स्टाफ की आवश्यकता न होने के कारण ये चलाना संभव नहीं हो पाया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।